ऑन हो जाए। ओके सो आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर नंबर 1। इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। अभी आपको दिख रहा है पिछला 2019 से 2023 तक के ये ट्रेंड एनालिसिस है और शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग दे रखा है। किसी में 3 क्वेश्चन है, किसी में 2 क्वेश्चन है, किसी में 4 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन है किसी किसी शिफ्ट में। तो हम अगर देखें तो आप ये सोच सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको लॉज ऑफ मोशन से मिल सकते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 4 क्वेश्चन अगर आप श्योर हो जाते हैं ना कि इस चैप्टर से आ सकता है तो चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 भी गए हुए हैं, देखो 24 फरवरी में 4 क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन आपको 3 पार्ट्स में सिखाया जाएगा। सबसे पहला जो है जिसमें हम न्यूटन्स के लॉज पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है ये आप बाद में भी पढ़ते हैं जब हम रोटेशन डिस्कस करते हैं, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जहां पढ़ते हैं वहां पर भी दोबारा डिस्कस होता है, बट यहाँ थोड़ा सा पार्ट है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आता है आपके पास स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा टफ पड़ता है, स्टैटिक काइनेटिक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। थर्ड पार्ट आता है डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इफेक्ट्स ऑफ मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें रीजन जानना है, डायनेमिक्स पढ़ना है। सो इसमें आपके पास आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे बैंकिंग ऑफ रोड, अगर आप जनरल लाइफ में देखें कि जो रोड्स होते हैं उनको थोड़ा किसी एंगल पे लिफ्ट किया होता है जब आप टर्न वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो चीज हम सीखेंगे। सर्कुलर रोड जो होते हैं, लेवल सर्कुलर रोड है, ये सब सारी चीजें हम सीखेंगे। तो ये 3 पार्ट्स हैं। वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन 6 to 7 लेक्चर्स। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना, आप थ्योरी कितना पढ़ के आते हैं, ताकि मुझे जो है टाइम मिले और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकूं। सो फर्स्ट लेक्चर हम थोड़ा सा जनरल बेसिक जो इसमें चाहिए है लॉज ऑफ मोशन में वो सीखेंगे। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ अगर टाइम रहता है तो हम डिस्कस करेंगे। और कुछ चीजें हैं जो आपकी फुल चैप्टर में चलेगी, जैसे नॉर्मल रिएक्शन आपको बहुत जगह निकालना पड़ता है, टेंशन आपको निकालनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। वेटेज परसेंटेज वाइज भी जेई में देखिए 6 to 7% रहता है। ठीक है, सो वी कैन नॉट इग्नोर दिस चैप्टर, हमें अच्छे से करना है। थोड़ा सा ये मैकेनिक्स में आता है तो बोरिंग हो जाता है, एक पॉइंट पे आके पुली वगैरह के प्रॉब्लम है, इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हिम्मत बना के रखनी है, पूरा चैप्टर फुल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब हम लेते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं, कोई बताएगा मुझे? मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक होता है काइनेमेटिक्स जो अभी आप पढ़ रहे थे, पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन के लिए भी पढ़ा है, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा है और मोशन इन अ प्लेन भी पढ़ा है। और सेकेंड आपके पास आता है डायनामिक्स। मान लीजिए कोई भी मोशन हो रहा है, पोजीशन चेंज है, ठीक है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये मोशन में इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स हम यहाँ स्टडी करते हैं। डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं व्हाई देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, व्हाई देयर इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन क्यों चेंज हुआ है, तो रीजन क्या है, फोर्स। ठीक है, तो डायनामिक्स में हम व्हाई सर्च करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनली इसका वेलोसिटी v हो गया, इसका मास m है, मास m है इधर। ठीक है, कुछ टाइम के बाद फाइनली वेलोसिटी v हो गया। तो ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में कैसे चेंज हुआ होगा, कैसे वेलोसिटी बदल गया होगा, एक्सेलरेशन चेंज है, सॉरी एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ही तो वेलोसिटी बदला है। और एक्सेलरेशन कब आता है, जब आपके पास कोई फोर्स होता है। तो रीजन आपके पास क्या है, फोर्स। फोर्स को डिटेल में हमको स्टडी करना है। तो फोर्स आपके पास वेक्टर होता है, स्केलर होता है, वेक्टर। वेक्टर मैम। वेक्टर। यस वेक्टर। ओके, यूनिट बताइए फोर्स की क्या होगी आपके पास, ऐसा यूनिट न्यूटन। 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 ठीक है, अच्छा सीजीएस यूनिट क्या होगी, डायन। अच्छा एक रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा जब यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपने पढ़ा था, न्यूटन और डायन में क्या रिलेशनशिप होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू, बताओ 1 न्यूटन में कितने डायन्स होते हैं, 10 to the power 5 7 -7 5, 10 to the power 5, ये 6 लग रहा है,
ये 5 है, ठीक है, 10 to the power 5 डाई। ओके, अब हम आगे चलते हैं, फोर्सेस के टाइप्स डिस्कस करते हैं। कैटेगरी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है आपके पास कॉन्टेक्ट फोर्सेस, सेकंड आपके पास आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, थर्ड आपके पास आता है वीक फोर्सेस, फोर्थ आपके पास आता है न्यूक्लियर फोर्सेस। अब हो सकता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा हो, अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं बना रखी हो, बट मेजर यही रहता है, कॉन्टेक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, वीक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस। अब जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच में आपके पास फोर्स रहता है, वो न्यूक्लियर फोर्सेस में आता है। क्लास 12th का टॉपिक है, ये आप यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, 12th में पढ़ेंगे। वीक फोर्सेस में आपके पास आते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, ये आप केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, तो अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस रहता है कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस पे, जिसमें अभी क्लास 11th में जो आप पढ़ने वाले हो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, कोई एग्जाम्पल देगा मुझे? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस का कोई एग्जाम्पल बेटा? जिसमें टच नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। हम सूर्य और पृथ्वी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट है। यस डेफिनेटली, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही बताया। अच्छा मान लो आपके पास एक मास m1 है, एक मास m2 है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो r है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज इक्वल टू g m1 m2 बाय में r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन तो फुल आपका एक चैप्टर है जो आपको पढ़ाया जाएगा फरवरी मंथ में, मैं ट्राई करूंगी उसको कंप्लीट करने की। तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अच्छा वेट जो होता है, मान लो आपके पास अर्थ है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जो है, चलो इसके ऊपर ही रख लो, सरफेस के ऊपर ही आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है ड्यू टू ग्रेविटी टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेट। अगर मान लीजिए इसका मास m है तो वेट कितना हो जाता है? mg। तो यहाँ पर भी आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं होता है, जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो कांटेक्ट नहीं है। अगर मैं अर्थ का भी सारा मास सेंटर पे मानू कैपिटल M, तो यही फॉर्मूला बनता है जी m1 m2 बाय में r स्क्वायर। ये फोर्स, ये सेम फोर्स है जिससे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और अर्थ के केस में हमारे पास ये किसके बराबर हो जाता है? mg। अच्छा इसके अलावा क्लास 12th में जो आप डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव रिपल्सिव, उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही होता है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मान लो एक चार्ज मैंने रख दिया और इसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर भी कोई कांटेक्ट नहीं है ना। सिमिलरली आप एक मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों ही आपके टॉपिक्स क्लास 12th के हैं। जैसे ही आपका 12th स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, फिर हम मैग्नेटिक फोर्स पे जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्स की, जो आज के लेक्चर में डिस्कस होने वाला है। एग्जाम्पल बताएगा कोई? कांटेक्ट फोर्सेस। मैम टेबल और बुक फ्रिक्शनल के फोर्स ऊपर बुक रखी हुई। गौरव क्या बोल रहे बेटा? मैम टेबल के ऊपर बुक रखी हुई। तो कौन सा फोर्स है, नाम बताओ। मैम फ्रिक्शनल फोर्स यस, एक एग्जाम्पल नेहा ने बताया है फ्रिक्शनल फोर्स, बिल्कुल सही है। फ्रिक्शनल फोर्स मैम कहाँ लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नहीं नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, ये तो यही आ गया ना आपके पास नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स समझिए, सबसे पहले तो टेबल पे बुक रखी है, बुक पे फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होता है? जहां पर कांटेक्ट है सरफेसेस का, टेंजेंशियली लगेगा, बॉडी के मोशन के अपोजिट, ठीक है। अगर बुक आगे आपने उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया कि बुक आगे खिसकेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होता है जहां कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्सेस में आ गए, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल रिएक्शन, जैसे बुक जो टेबल पे रखी है वहां एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टेंशन फोर्स भी आपके पास क्या आता है? कांटेक्ट फोर्सेस में आता है।
स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो भी आपके पास क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में कि फ्रिक्शनल फोर्स में कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं और ये सारी डिटेल, ये बात की कहानी। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू है आपके इस चैप्टर का जो हम डिस्कस करने वाले हैं और कौन से फोर्सेस आप आने वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी कहानी हम शुरू करेंगे नॉर्मल रिएक्शन से। मान लीजिए आपके पास है एक टेबल, गौरव ने टेबल पे बुक रखी थी तो हम वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये बना दिया हमने टेबल और इस पे रख दिया हमने बुक। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? अगर आपने पढ़ा है, अब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, पेपर भी दे के आ चुके हो ना, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? मास बुक का m है सपोज, इस बुक पर लगने वाले फोर्सेस बता दो मेरे को कौन कौन से हैं। नेहा, अपवर्ड लगेगा इस बुक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन या डाउनवर्ड लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? एम जी नीचे और नॉर्मल ऊपर। नॉर्मल ऊपर लगेगा, ठीक है। एक बात बताइए, वेट mg क्या है? वेट जो फोर्स से जो अर्थ अट्रैक्ट करेगी इस बुक को, वो फोर्स हो गया mg, डाउनवर्ड लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन बोला गया है जो सरफेस कांटेक्ट में है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या और भी कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ पे पिक्चर में? बुक पे तो ठीक है एक ही लग रहा होगा, टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे भी, इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगा है, सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगा है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू सरफेस इन कांटेक्ट। जहां कांटेक्ट है सरफेस का, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली लगा है। अब आपका सवाल ये हो सकता था कि मैम ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर या ये ऐसे नीचे कैसे लगा? देखो सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे क्या होता है। अगर किसी चीज पे कोई फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन आएगा ना, बताओ जरा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ फोर्स है mg, तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसका मोशन होना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। वो रेस्ट पे रखी है तो वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर ले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में आ गया सरफेस, वो सरफेस के अंदर तो घुस नहीं सकती, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो हमें यही कहता है कि इफ देयर इज फोर्स तो चेंज इन स्टेट हो जाएगा। नेट फोर्स अगर बॉडी पे है तो उसका चेंज इन स्टेट होगा। अगर रेस्ट पे मोशन में आ जाएगा, मोशन पे रेस्ट में आ जाएगा, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। फोर्स लग रहा है बट कुछ हो नहीं रहा, तो ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक्चुअली उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए टेबल उस बुक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और फोर्सेस अगर टेबल बुक पे लगा रही है, फोर्सेस कभी भी सिंगल आइसोलेटेड नहीं लगते कि एक फोर्स लग गया, पेयर में लगते हैं। अगर टेबल ने बुक पे लगाया है तो बुक ने टेबल के ऊपर लगाया है, नॉर्मल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों फोर्सेस कैंसिल नहीं होते क्योंकि ये अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, एक लग रहा है बुक पे और एक लग रहा है टेबल पे, ठीक है। तो आप अगर बुक की बात करो तो बुक पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो उसका वेट है, एक टेबल ने जो उस बुक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया है। अगर टेबल पे पूछूं तो कौन सा लग रहा है? तो टेबल का वेट होगा, ठीक है। एक जो बुक उस टेबल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। अभी कहानी समझ में आई सबको नॉर्मल रिएक्शन की? अब कुछ चलो नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करते हैं, आप मुझे ड्रॉ करके बताएंगे, ठीक है। सपोज आपके पास है एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इसको मैंने फिक्स कर दिया एक ब्लॉक के साथ और ये वॉल है, ठीक है। ये सरफेस ग्राउंड पे टच है, ये वॉल है आपके पास। मान लीजिए इसका मास m है, इसका स्मॉल m है। सो नॉर्मल रिएक्शन आप सभी बताइए कहाँ कहाँ लगाऊं मैं? कितने नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 बताइए। दिव्यांशु कितने नॉर्मल रिएक्शन है बेटा? अच्छा सरफेस कांटेक्ट में कितने हैं बताओ जरा। ये मान लो आपके पास अर्थ है, 4 4। एक तो ये कांटेक्ट है, एक ये कांटेक्ट है,
और एक ये नीचे कांटेक्ट है। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, सरफेस जहां कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर लगता है। तो अगर मैं यहाँ नीचे सबसे बेस पे देखूं तो जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, वो इस ब्लॉक पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको N1 ले लेते हैं, और ये ब्लॉक अर्थ पे लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ सरफेस इन कांटेक्ट है, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा। एक तो ये इंक्लाइन प्लेन जो है लगाएगा इस ब्लॉक के ऊपर, बट परपेंडिकुलर लगाएगा। देखिए जहां पर भी कांटेक्ट है सरफेस का, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो गया, N2। और जो ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे लगाएगा N2, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर 90 पे एंगल होना चाहिए। सिमिलरली वॉल के साथ भी यहाँ ऐसे कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा N3 जो वॉल ने इस ब्लॉक पे लगाया, और यहाँ पर आएगा N4 जो ब्लॉक ने वॉल पे लगाया, N3 सॉरी, इक्वल N अपोजिट लगेंगे। ठीक है। सिमिलरली कई बार क्या होता है कि अगर मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है, मान लो अर्थ ही है हमारे पास, और अर्थ के ऊपर आपके पास कोई ब्लॉक रखा है, तो अर्थ यहाँ अब जो कांटेक्ट है इसके परपेंडिकुलर अर्थ ब्लॉक पे लगाएगी और ब्लॉक अर्थ पे लगाएगा। तो जैसे अर्थ जो ब्लॉक पे लगा रही है, इस तरीके से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। एंड जब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है या अर्थ है, जैसे कि हम उसको स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन है किधर से पास हो रहा होगा, सेंटर से। ठीक है, कई बार हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ जाए। जैसे मान लो यहाँ है, तो यहाँ ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये ऐसे सेंटर से पास हो रहा होता है जब इसको पीछे की तरफ हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो। और अगर ब्लॉक अर्थ के ऊपर की बात करें, वो भी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो कि सेंटर से ही पास होगा। ठीक है, स्फेरिकल केस हो गया आपके पास। ओके, चलो अब इसका बनाओ आप। एक मैंने लगा दिया डब्बा दूसरे डब्बे के ऊपर, ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम भी हम स्टडी करेंगे। इसका मास m है, इसका कैपिटल M है। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ और कितने लगेंगे, कितने सरफेस है कांटेक्ट में, एक ये है और एक ये है। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात करूं, जहां सरफेस कांटेक्ट में है, वो नीचे वाले ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उसको N1 ले लेते हैं, और नीचे वाला ब्लॉक उस पे लगाएगा N1, इक्वल एंड अपोजिट। सिमिलरली यहाँ कांटेक्ट है, यहाँ पर एक आ जाएगा N2 और एक ये नीचे की तरफ आ जाएगा N2। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो पूरा ही चैप्टर में चलने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है टेंशन का, लेकिन एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे ना, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो जो सरफेस कांटेक्ट में है, अब यहाँ पर दो सरफेसेस होते हैं, दोनों के अपने अपने एटम्स होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। अगर कोई सवाल ऑप्शन वगैरह में आ जाए कि कौन सा टाइप है इसका, पुशिंग फोर्स होता है एक्टिंग टूवर्ड्स द बॉडी। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ब्लॉक ही रखा था, तो सरफेस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था ना, तो उसको पुश कर रहा था, दिस इज पुशिंग फोर्स टूवर्ड्स द बॉडी। कॉन्टेक्ट फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था। ऑलवेज प्रोड्यूस इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, एक बॉडी ने दूसरे पे लगाया, दूसरे ने पलट के पहले पे, एक्शन रिएक्शन में जो है एग्जिस्ट करते हुए। नॉर्मल रिएक्शन कैन नॉट पुल एन ऑब्जेक्ट, वो पुल नहीं कर सकता, पुश कर सकता है। ऐसा नहीं वो ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा, नहीं, पुश करता है। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, ये इस कॉन्सेप्ट पे भी जेई में एक दो सवाल आए हैं। जैसे फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है। उसके बाद आता है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0। नेगेटिव नहीं होता, 0 हो सकता है। 0 कब होगा, जब सरफेस कांटेक्ट में है ही नहीं, तो कहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। या दूसरा ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि कांटेक्ट में है बट दे आर नॉट पुशिंग ईच अदर। फॉर एग्जांपल मान लो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे है और मैंने इनको गिरा दिया ऊपर से, दोनों ब्लॉक को इकट्ठा ऐसे फ्री फॉल कराया, तो कांटेक्ट में तो होते हैं ये, लेकिन एक दूसरे के ऊपर पुशिंग फोर्स नहीं लगाते, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे कि नेगेटिव नहीं होता, मिनिमम वैल्यू 0। मिनिमम वैल्यू 0 मतलब सरफेस कांटेक्ट में ही नहीं है, अगर है भी तो पुश नहीं कर रहा है। सेल्फ एडजस्टिंग होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट लगता है, पुशिंग फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन में आता है, कैंसिल नहीं होता क्योंकि अलग अलग बॉडी पे लगता है। सबको क्लियर है अभी? हम सब कर दीजिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट यस मैम।
टेंशन क्या होती है इन जनरल? टेंशन क्या होती है बताओ? बहुत टेंशन है, हमें जेई की तैयारी करनी पड़ रही है, क्या होती है टेंशन? फिजिक्स की टर्म में टेंशन क्या है? देखो, टेंशन फोर्स फिजिक्स में क्या है? फोर्स डेवलप्ड इन अ रोप, स्ट्रिंग या फिर केबल when stretched under an applied force. For example, एक रोप है या स्ट्रिंग है, मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक को अटैच कर दिया जिसका मास है मान लीजिए 5 kg। तो क्या करेगा ये स्ट्रिंग? खींचेगा, इसकी वजह से स्ट्रेच होगा या नहीं होगा? अप्लाइड फोर्स क्या है? 5g। जो इसका वेट है जो इस ब्लॉक पे लग रहा है वो 5g लग रहा है, बट उसके साथ स्ट्रिंग अटैच, तो स्ट्रिंग भी खींचेगा ना, स्ट्रेचिंग फोर्स हो गया। टेंशन लगता कैसे है? अलोंग द लेंथ ऑफ द टेप रोप या केबल इन अ डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, जैसे यहाँ पर ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, वेट, उसके अपोजिट लगेगा स्ट्रिंग के अंदर, जैसे इस डायरेक्शन में आपके पास टेंशन लगेगा। इसके अलग अलग नाम है, जैसे स्ट्रेस, टेंसिटी एंड टॉटनेस। टेंशन फोर्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये चीज। एज इट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड व्हेन देयर इज अ कॉन्टेक्ट बिटवीन अ केबल एंड एन ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। कॉन्टेक्ट होना जरूरी है केबल का, ठीक है, फोर्स लगना उसके ऊपर जरूरी है। दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑलवेज पुल्स बट नेवर पुशेस। अब देखो इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में आया ना, ठीक है, तो ये जो है टेंशन, ये उसको पुल कर रही है, पुश नहीं कर सकती है, ठीक है। रिड्यूसिंग पुलिंग रिड्यूसेस टेंशन, व्हाइल इंक्रीजिंग पुलिंग इंक्रीजेस टेंशन, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको ज्यादा खींचेंगे तो टेंशन ज्यादा आएगा, अगर कम खींचेंगे 5, अगर मान लीजिए 10 kg का आपने लगा दिया तो टेंशन ज्यादा आएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग पुलिंग रिड्यूसेस टेंशन, इंक्रीजिंग पुलिंग इंक्रीजेस टेंशन। अब कुछ बातें आपको टेंशन की भी दिमाग में रखनी है। क्या? अगर आपके पास स्ट्रिंग चेंज हो जाता है तो टेंशन चेंज हो जाती है। इफ string changes, tension changes। अब इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे एक ब्लॉक तो यहां लगा है और एक ब्लॉक लगा है यहां, ठीक है। ये मान लो आपके पास 5 kg का है, ये आपके पास 10 kg का है। तो 10 kg वाले पे एक वेट वाला फोर्स लगेगा इस तरीके से 10g, और टेंशन कैसे आएगी? जहां कांटेक्ट है वहां से ऐसे अपोजिट इस तरीके से t। अब यहां आओ, इस ब्लॉक पे आओ, ये 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा? 5g, और टेंशन कहाँ आएगी? इसके अपोजिट। क्या इसके अलावा कहीं और टेंशन होगी? कांटेक्ट तो यहां भी है ना बेटा, ठीक है। तो यहां भी आपके पास इसके अपोजिट, जहां पर भी आपको देखना है वहां से अपोजिट आपको लगाना है। जैसे यहां आप देखेंगे तो इधर नीचे लगेगा। अगर मान लीजिए मैं यहां इस कांटेक्ट पे देख रही हूं तो कैसे लगेगा? इसके अपोजिट इस तरीके से। अब देखो नेमिंग करते हैं। टेंशन जैसे स्ट्रिंग जैसे ही बदलेगी टेंशन बदलेगी। तो मान लीजिए नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आ जाएगी? T2 आ जाएगी, ठीक है। स्प्रिंग सेम है, टेंशन सेम है, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से देख लो कि उससे अवे होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ है, जैसे ये 5 kg वाला, यहाँ भी कांटेक्ट था और यहाँ भी कांटेक्ट था, तो यहाँ अगर इस अपर स्ट्रिंग में आप देख रहे हो तो ऐसे अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, लोअर स्ट्रिंग में देख रहे हो तो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है। अब ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन पूरा सेम रहेगा, चाहे आप नीचे का अवे देख रहे हो या ऊपर का अवे देख रहे हो, और ऊपर वाले स्ट्रिंग में सेम रहेगा, चाहे उसका एक कांटेक्ट आप और कर दो तो ये इस तरीके से आ जाएगा डायरेक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होगा कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैं आपको कुछ फिगर्स बना के दिखाती हूँ, आप लोग बताइए इसके अंदर टेंशन कैसे लगेगी। मान लो आपके पास ये है इधर टच, ये है स्ट्रिंग, ये है ब्लॉक, और मान लीजिए आपके पास इसको मैंने एक और ब्लॉक से जोड़ दिया और इस ब्लॉक को मैंने फिर वॉल से जोड़ दिया। तो अब बताओ कितनी टेंशन आएंगी, और उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए। वेट कुछ भी हो सकता है, मान लो इसका 5g हो गया, इसका 10g हो गया, मास है 5 kg, इसका मास है 10 kg, तो वेट आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ऐसे 5g, इसका भी ऐसे लगेगा 10g। टेंशन कहाँ आएगी? स्ट्रिंग में आएगी। कितनी टेंशन आएंगी? 1, 2 और 3? 3। 3 टेंशन आएंगी, डेफिनेटली 3 आएंगी।
अब देखो स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन चेंज हो जाएगी, तो इसमें हम ले लेते हैं T1 आएगी, इसमें T2 आएगी, इसमें T3 आएगी। अब ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसको देखें तो दो जगह कांटेक्ट में है, तो एक तो आएगी इससे अवे इधर और एक आएगी इससे अवे अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली एक इससे अवे इधर, एक इससे अवे इधर, एक यहाँ कांटेक्ट है इससे अवे इधर, अगर यहाँ कांटेक्ट हो तो इससे अवे इधर। स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, तो इधर भी आप T1 लिखेंगे, इधर भी T1 लिखेंगे, इधर स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, T2 T2 होगी और ये T3 T3 हो जाएगी। दोनों में क्या आएगी आपके पास? टेंशन T3। क्लियर है ये बात सबको? अब जैसे मान लो मैंने एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जोड़ दिया, दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक से जोड़ दिया, और फिर इसको एक फोर्स से, एक स्ट्रिंग लिया मैंने, उसको फोर्स से खींचा। ठीक है, मैंने तो उसको फोर्स से खींचा है, लेकिन यहाँ पर आएगा एक टेंशन स्ट्रिंग के अंदर, इसको मान लेते हैं T। एक आएगा टेंशन इस स्ट्रिंग में, इस ऑब्जेक्ट के अवे T1 मान लो, इसके अवे T1 मान लो, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, इसके अवे T2 मान लो, इसके अवे T2 मान लो। ऐसे ऐसे आपको टेंशन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। 99% ऑफ द केसेस में आपको जो मिलेंगे न्यूमेरिकल्स, उसमें मास लेस स्ट्रिंग होता है, मास लेस पुली होता है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। उस केस में वही है कि स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम है, और जिस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें उससे अवे आपको बनानी है। जैसे ये वाला एग्जांपल, अगर इस ब्लॉक के कंपैरिजन, इस ब्लॉक को कंसिडर करके बनाऊं तो इससे अवे टेंशन, पुली को कंसिडर करके बनाऊं तो इससे अवे टेंशन। अब ये पूरा स्ट्रिंग सेम चल रहा है तो ब्लॉक के अवे या पुली के अवे आ रहा है, तो टेंशन बट सेम चल रहा है। फिर दो केसेस और भी बनते हैं जिसमें मान लीजिए आपके पास स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है लेकिन पुली मासलेस नहीं है, तो आपके पास पुली जहां कांटेक्ट में है वहां पर आपके टेंशंस जो है अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये दो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, एक स्ट्रिंग ऊपर एक स्ट्रिंग नीचे, तो स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, तो यहाँ पर T1 T1 दिखाएंगे, यहाँ T2 T2 दिखाएंगे। अगर मान लीजिए पुली भी जो है आपके पास मासलेस नहीं है और स्ट्रिंग भी मासलेस नहीं है, तो हर जहां कांटेक्ट है वहां पर टेंशन अलग है। देखो यहाँ देखोगे T1 है, यहाँ देखोगे T2 है, यहाँ T3 है, यहाँ T4 है, बट लकीली हमारे पास 99% न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड रहेंगे। 1% न्यूमेरिकल हो सकता है सेकंड केस से रिलेटेड आ जाए, तो वो जहां आएगा वो वहां डिस्कस करेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए, मास लेस स्ट्रिंग, मास लेस पुली, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। वो वाले क्वेश्चंस हम ज्यादा डील करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। जैसे कि डेफिनेशन लिखी है, फ्री बॉडी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल बॉडी विद ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो सबसे पहली बात क्या होती है इसके अंदर, ये एक डायग्राम है रिप्रेजेंटेशन का, कोई अलग टॉपिक नहीं है। ये आपकी कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स कम करता है। एक ही बॉडी पे जब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास यही है कि एक ब्लॉक रखा है आपके पास टेबल पे, ठीक है, अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस हमको ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में मुझे इस ब्लॉक का बनाना है, हो सकता है इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक भी रखा होता, मुझे दूसरा ब्लॉक का नहीं बनाना, मुझे इस ब्लॉक का बनाना है जो येलो में मैंने ड्रॉ किया है। सो जिसका भी आपको एफबीडी बनाना है उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट बॉडी ऑफ विच बॉडी विद अ पॉइंट, body with a point of which you want to draw FBD. You want to draw FBD, free body diagram. अब जैसे इस ब्लॉक की बात करें तो इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक तो लगेगा इसका वेट mg, ठीक है, एक इस सरफेस इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इसको N1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ऊपर भी मैंने एक ब्लॉक रखा है तो ये ब्लॉक भी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। ये सरफेस अपर ब्लॉक पे लगाएगा वो N2, ये लोअर ब्लॉक पे लगा रहा है, ये इधर N1 भी आएगा। तो अब मुझे बनाना है इसका FBD क्या है, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस हमको ड्रॉ करने हैं। ये जो फोर्सेस किसी और बॉडी पे लगा रहा है वो हमको ड्रॉ नहीं करना है। अब जैसे इसके ऊपर लग रहा है एक तो वेट, एक लग रहा है आपके पास अपर ब्लॉक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, तो वो मैं ऐसे दिखा देती हूँ N2, एक लग रहा है लोअर सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में N1। तो ये है FBD इस ब्लॉक का।
अगर अपर ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, अपर ब्लॉक का एफबीडी कैसे बनाओगे, इधर बनाते हैं। इसका एक तो वेट होगा, मान लीजिए उसका स्मॉल मास, कैपिटल मास है mg, नीचे वाले का स्मॉल मास ले लो, ऊपर वाले का कैपिटल मास ले लो, ठीक है। तो ये mg हो गया। एक उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N2 ओनली, तो ये उसका एफबीडी हो गया, उसमें N1 का कोई रोल नहीं है। सेकेंड पॉइंट यही है, ड्रॉ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी नॉट बाय बॉडी, जो बॉडी किसी और चीज पे लगा रही है, जैसे यहाँ ये बॉडी नीचे वाले सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है N1, ठीक है, या फिर ये जो ब्लॉक है अपर वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है N2 अपवर्ड डायरेक्शन में, वो हमें ड्रॉ नहीं करना। ड्रॉ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी नॉट बाय बॉडी। फिर आप हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से आपके नंबर ऑफ फोर्सेस बदल सकते हैं। जैसे हो सकता है आप अगर मान लीजिए इसी ब्लॉक के ऊपर बैठे होते, तब आप उस फोर्स को देख रहे हो, या आप जो है ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, तो इन चीजों से इफेक्ट आता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसको भी कंसिडर करके चलना है। ये एफबीडी होता है। अब हम आगे चलेंगे, एक पुली का एफबीडी बना के देखते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक पुली है और एक ब्लॉक इस पे इस डायरेक्शन में है और एक ब्लॉक इस पे है इस डायरेक्शन में। ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर अब आपको एफबीडी बनाना है ब्लॉक, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2, और एक पुली का एफबीडी बनाना है। एफबीडी ड्रॉ कीजिए ब्लॉक 1 का, ब्लॉक 2 का एंड थर्ड पुली का। तो सबसे पहले 1 का एफबीडी ड्रॉ करके देखो कॉपी में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ करने हैं और उस 5 kg को एक पॉइंट से दिखाना है, ठीक है। एक बार सभी बच्चे इन तीनों चीजों के एफबीडी बना के देखो कॉपी में और फिर मैच करना मेरे साथ कि मैंने जो ड्रॉ किया वो अब फिर आपका करेक्ट है नहीं है, क्या गलती आ रही है। सभी बच्चे एक बार ड्रॉ कीजिए बेटा। देखिए अगर मैं इसका एफबीडी बना रही हूँ, इसको पॉइंट से दिखाऊंगी, इसके ऊपर एक लग रहा होगा टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में और एक लग रहा होगा इसका वेट 5। अगर मैं इसका बनाऊं तो इसका एक वेट लग रहा होगा नीचे 10g, ऊपर लग रहा होगा टेंशन। टी ही आएगा या डिफरेंट टेंशन आएगा, टी ही आएगा या कोई और टेंशन आएगा, सेम टेंशन, यस, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। और अभी मैंने बताया नहीं आपको कि मासलेस है या ये, अगर नहीं बता रखा तो इसको मानेंगे आपकी मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस पुली है। अब पुली का अगर मुझे एफबीडी बनाना है तो इसको मैंने पॉइंट से बनाया, ठीक है। मैं बोल रही हूँ मासलेस पुली है तो इसका खुद का मास तो चलो है ही नहीं, और इस पे क्या क्या लग रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन आएगा। अब ये स्ट्रिंग डिफरेंट है तो इसको हम टी डैश कर देते हैं। एक टेंशन यहां भी लग रही होगी, टी ही लगेगी, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट टू आप देख रहे हो स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, लेकिन अगर जिसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो उससे अवे होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक टी आएगा और एक यहाँ पर भी टी आएगा, तो एक टेंशन आपके पास यहाँ है, एक टेंशन आपके पास यहाँ है। इसका खुद का वेट नहीं है, पुली आपके पास मास लेस थी, नहीं तो इसका भी वेट आ जाता पिक्चर के अंदर। तो ऐसे आपको एफबीडी ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। क्या होता है फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? मैम जड़त्व का नियम। एक्सप्लेन इट। मैम अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहती है और गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहती है। कब रहेगी ऐसा? जब उस ऑब्जेक्ट पे या वस्तु पे कोई नेट फोर्स, मैम कोई भारी बल ना लगा हो। हाँ, कोई फोर्स नहीं है उस पे। अगर आपके पास नेट फोर्स ऑन बॉडी इज 0, एफ नेट ऑन 0। देखिए बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं ना, F1 हो सकता है, F2 हो सकता है, F3 हो सकता है, F4 हो सकता है, और इनका वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर मान लीजिए नेट फोर्स सॉल्व करने पर आपके पास वेक्टर सम किया आपने F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, जितने भी फोर्सेस, और ये निकल के आता है 0, तो उस केस में
बॉडी जिस स्टेट में होती है उसी में रहती है। अगर वो रेस्ट में थी पहले तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर मान लीजिए वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ठीक है, अब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आता है और आपके पास डायरेक्शन भी आता है, तो दोनों ही चीज सेम रहनी चाहिए। इफ एफ नेट इज जीरो तो आपको पता है क्या चीज हो जाएगी, ए नेट भी जीरो हो जाएगा ना। फोर्स क्या होता है आपके पास, मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास तो जीरो हो नहीं सकता, यानी एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो चेंज इन स्पीड ही नहीं है ना, चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं होगा। ठीक है, सो आपके पास स्टेट सेम रहेगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन कैसे करते हैं, इफ देयर इज एनी बॉडी and their net force acting on it is zero, then it will remain in its same state. If it is in rest, it will remain in rest. If it is in motion, it will continue to remain in motion with same constant velocity. तो आप ये लिख भी सकते हैं, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और मोशन में भी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ना डायरेक्शन बदलेगी ना मैग्नीट्यूड बदलेगा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है आपके पास एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। बॉडी पे सभी फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मान लीजिए बहुत सारे फोर्सेस है और उसको हम क्या करते हैं, फिर ब्रेक कर लेते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर, तो आप करेंगे समेशन एफ एक्स भी जीरो आएंगे, समेशन एफ वाई भी जीरो आएंगे, एंड समेशन एफ जेड भी जीरो आएंगे। ठीक है, सो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको देखना है टेंशन कितना है स्ट्रिंग्स के अंदर। ड्रॉ कीजिए जरा, बताइए मुझे टेंशन कितना आएगा 2 kg और 5 kg में। टेंशन ड्रॉ करो, वेट ड्रॉ करो, फिर ऊपर नीचे के फोर्सेस बैलेंस करो, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। जैसे 5 kg जहाँ है वही रहेगा, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो नीचे भी उतना ही लग रहा होगा, तो उनको बैलेंस करेंगे और वैल्यू बताएंगे आप टेंशन कितनी आएगी। सॉल्व कीजिए जरा इसको। एक मिनट से भी कम में होना चाहिए। मैम 50 और 20। 50 और 30, अभी देखना आपकी गलती कहाँ है। मैम 20, 50 और 20। एक आंसर हमारे पास आया 50 और 20। अब देखो, अगर इस 5 kg ब्लॉक की बात करें तो इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं, एक तो लगेगा 5G और एक लगेगा टेंशन T। ठीक है, अगर 2 kg की बात करें तो इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं, एक तो लगेगी टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, सो टेंशन भी चेंज हो जाएगी, इसको T डैश कर लेते हैं। लेकिन और क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक इसका खुद का वेट 2G, और यहाँ कांटेक्ट है नीचे वाले स्ट्रिंग का भी, तो इसमें भी तो टेंशन आएगी T। आपने आई थिंक ये मिस कर दिए। ओ सॉरी मैम, 70। 70। तो यहाँ पर अगर इसका एफबीटी देख रहे हैं आप, तो इस पे लग रहा है 5G नीचे और एक लग रहा है टेंशन T ऊपर, और ये इक्विलिब्रियम में है तो T इज इक्वल टू 5G होना चाहिए, यानी 50 आ गया। वो अपर ब्लॉक का देखेंगे, एक टेंशन ऊपर लग रही है T डैश, एक लग रहा है 2G, और एक टेंशन T नीचे वाले स्ट्रिंग का लगेगा, यानी T डैश किसके बराबर है 2G प्लस में T, यानी 20 प्लस में 50 दैट इज इक्वल टू 70। क्लियर है सबको? अब 2 kg के ऊपर हमको 5 kg वाला नहीं लगाना होता, 2 kg पे जो फोर्सेस हैं वो लगाने हैं बस, उसका वेट और उस पे लग रही है टेंशंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन कीजिए, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपको टेंशन निकालनी है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। कीजिए जरा सॉल्व। इक्वेशंस बना लो बस एक बार।
आंसर्स तो आपके निकल जाएंगे, आंसर्स में तो सिंपल कैलकुलेशन है। फोर्सेस सारे ड्रॉ करो, कौन कौन से हैं। पहले तो टेंशन ड्रॉ करो। देखो दो स्ट्रिंग है, दो टेंशन आएंगी। एक तो इधर आएगी, इसको T1 बोल देते हैं, एक इधर आएगी T2, ठीक है। और देखो अगर ये 37 डिग्री पे है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा। देखो इस पे लग रहा है एक तो इसका वेट, नीचे एक वेट भी लगेगा ना, ये T2 मेंशन कर दो। नीचे लग रहा है 5G, इधर लग रहा है T1 और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है T2। जब इस तरीके से आपको फोर्सेस मिल रहे हैं कि एक्स वाई के अलावा भी किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उनके कंपोनेंट्स कर सकते हैं। एक्स को अलग से सॉल्व कर लो, वाई को अलग से सॉल्व कर लो। तो जैसे अगर मैं मान लीजिए मुझे इसको एक्स और वाई में ही चाहिए है, तो मैं क्या करूंगी, ये T2 को ब्रेक करूंगी, क्योंकि बाकी तो एक्स और वाई में है ही, T1 भी और 5G भी है। सो मुझे कुछ एंगल चाहिए है। तो अगर ये 37 डिग्री है तो आप देखेंगे अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी 37 डिग्री होगा, तो ये 37 होगा। तो एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा T2 cos 37 और एक इधर आ जाएगा T2 sin 37। सो अब ये इक्विलिब्रियम में बोल रहा है, तो ये जो ब्लॉक है कहीं नहीं जाएगा, इस पे इधर जो फोर्स है उधर वाले फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। यानी T1 किसके बराबर हो जाएगा, T2 sin 37 से, और 5G किसके बराबर होगा, T2 cos 37। आप इनको सॉल्व करेंगे, आपके पास T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास m इफ m इज इन इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ये यहीं पर रहेगा। इसकी स्टेट क्या है, आपको दिख रहा है कि ये बंधा हुआ है, ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। बहुत ही ज्यादा वेट करेगा तो टूट के चला जाएगा, लेकिन अभी बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम में है, तो इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस हमको बैलेंस करने। एक तो यहाँ लगेगा टेंशन T, और एक इसका खुद का वेट। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होता है वैसे। तो अब क्या करें, अगर हम इसका एफबीडी देखें तो ये तो टेंशन T हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, mg। तो हमें mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, एक्स वाई एक्सिस ऐसे होता है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग ये x ले लेते हैं इस तरीके से, ये आपके पास x हो गया और ये आपके पास मान लो y हो गया। तो मुझे mg को इसमें लेके आना है। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल जो, अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, mg cos थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा mg sin थीटा। तो मैंने सारी चीजों को किस में ब्रेक कर लिया है, इस एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस ऐसे ब्रेक कर दिया। तो इधर आएगा आपके पास mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक आ रही होगी टेंशन, और एक ये सरफेस, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। तो यहाँ से n किसके बराबर हो गया, mg cos थीटा के, और टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, mg sin थीटा। क्लियर है सबको। ये अगर किसी को डाउट है कि ये एंगल थीटा कैसे आता है तो बताओ मेरे को, निकाल सकते हो ये एंगल थीटा कैसे आ रहा है। अगर ये थीटा है, मैं बोल रही हूँ ये थीटा है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, आप इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये mg तो ऐसे लगेगा सीधा, ये 90 है, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और आपने जो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है ना, ये 90 पे ड्रॉ करिए, ये जो कॉन्टेक्ट है इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है। तो ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा फिर, थीटा, ताकि दोनों का एडिशन जो है ये 90 बने, ये टोटल यहाँ पर 90 बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थीटा आता है। और डायरेक्ट अगर तरीका आपको सीखना है, देखो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन इंक्लाइन प्लेन की लाइन है, और ये जो डॉटेड लाइन है, दोनों 90 पे है, और ये वाली जो लाइन है डॉटेड जो सीधी नीचे आ रही है वो इस लाइन के साथ 90 पे है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल होता है। कहीं पर भी आपको न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ जाए, अगर ये समझ में आ जाए, ये दो लाइंस है, इन दोनों लाइंस के ये दो परपेंडिकुलर्स है, उनके बीच में सेम एंगल आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। फाइंड
normal reaction between two blocks and n between surface and mass m. एक तो आपको नॉर्मल रिएक्शन यहां निकालना है और एक नॉर्मल रिएक्शन यहां निकालना है. वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी. सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बताइए कितना आंसर आएगा. एफबीडी ड्रॉ कर लिया करो अगर कंफ्यूजन होती है ना, और फिर उसको देखो ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे. द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. नेमिंग ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया अब तक. ये देखो इस पे ले लो, क्या लिया बताओ. ये यहाँ पर कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लिया है, N1 मान लो. इधर जैसे ये ब्लॉक ऊपर भी एक N1 लगाएगा, एक नीचे भी N1 लगाएगा, क्योंकि वो पेयर में आते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे ये N2 आएगा और इधर N2 आएगा. अब मुझे N1 और N2 की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है. मैम mg और m प्लस n. इंटू जी. यस, वेरी गुड राहुल. देखो इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं, माइक ऑफ करो. ये आपके पास देखिए, अगर मैं स्मॉल m का एफबीडी बना रही हूँ, इस पे लगने वाले कौन से फोर्सेस है. एक तो mg हो गया. ब्लॉक पे जो डाउनवर्ड वाला जो ब्लॉक है, डाउन ब्लॉक जो है, वो कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, N1 अपवर्ड डायरेक्शन में. इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखने हैं हमको. इट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी N1 किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया. सेकंड पे आ जाओ. जब हम कैपिटल M का एफबीडी बनाएंगे तो इस पे लगने वाले फोर्सेस, एक तो इसका खुद का वेट हो गया, एक लगा रहा है अपर ब्लॉक इस पे नॉर्मल रिएक्शन N1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक लगा रहा है डाउन वाला जो ये सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन N2 अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो N2 किसके बराबर है, N1 प्लस में mg के बराबर है. सो N1 की वैल्यू आपने पुट कर दी है m स्मॉल mg प्लस में कैपिटल mg. तो ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन N2 आ गया. ठीक है, अब जैसे ब्लॉक 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 ऐसे रखा है, और सबसे डाउन वाले सरफेस की बात करें तो आप सीधा भी कर सकते थे. जैसे इस पूरे को मैंने एक सिस्टम मान लिया, ये ब्लॉक है m प्लस कैपिटल M, और ये वाला सरफेस के साथ मैं नॉर्मल रिएक्शन देख रही हूँ. तो आपको पता है इसके ऊपर जो लगेगा फोर्स कितना लगेगा, m प्लस कैपिटल M इंटू में g. एक तो वेट लगेगा और एक डाउनवर्ड सरफेस उस पर नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगा, n इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g आ गया. लेकिन अपर वाले पे निकालने के लिए फिर आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है. उसका एफबीडी बनाओ जिसका निकालना है. ठीक है, तो अलग अलग करोगे तो फिर गलती नहीं होगी. जैसे कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको 3-4 ब्लॉक्स ऊपर नीचे बना के दे देंगे, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. क्या होता है बेटा, मैम संवेग का नियम. रेट ऑफ Momentum. Rate of change of momentum. change of momentum is directly proportional to Force. applied. Yes, ma'am. लिखते कैसे हैं, डेल्टा P बाय में डेल्टा T. अब डेल्टा P, मान लो ये आपके पास एक बॉल है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया फॉर सम टाइम t, इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया. तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, mv माइनस में mu. ठीक है, सो mv माइनस mu बाय टोटल टाइम. मान लीजिए t टाइम में ये कहानी हुई है तो t. सो मास बाहर कॉमन आ गया, v माइनस u बाय में t. v माइनस u बाय t क्या होता है, एक्सेलरेशन. सो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक स्पेशल केस होता है, हर बार ट्रू नहीं होता. जैसे कई बच्चों से हम पूछते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो वो बोलते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये 100% वैलिड नहीं होता. ये तभी आपके पास आता है जब मास कांस्टेंट है, आपने मास कॉमन ले लिया, v माइनस u बाई टी को आपने एक्सेलरेशन पुट कर दिया. बट कोई जरूरी नहीं है कि मास कांस्टेंट हो. सो ट्रू एग्जैक्ट फॉर्म 100% ट्रू जो रहेगी वो कौन सी है, डेल्टा p बाय में डेल्टा t. इसको आप देखिए, इसको मैं प्रूव करती हूँ. यहाँ पर एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ होती है, डेल्टा p बाय डेल्टा t होता है. ठीक है, यहां से अगर मैं स्मॉल चेंज की बात करूं
तो dp बाई dt हो गया। मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हो, m इंटू में v। तो पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मास आपके पास कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में ये जो इक्वेशन बनती है, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अगर मास इन केस कांस्टेंट रहता है तो dm बाई dt क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन क्या बनेगी, m इंटू में dv बाई dt क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो गया जो इसी से आ जाएगा। अब ये केस कौन से हैं जिसमें मास कांस्टेंट नहीं होता, कोई एग्जांपल बताएगा? रॉकेट प्रोपल्शन सुना है ना आपने, रॉकेट का एग्जांपल अगर हम ले, ये मान लीजिए रॉकेट है, रॉकेट में बहुत सारा फ्यूल है, खुद रॉकेट का भी मास है। फ्यूल्स, अब देख फ्यूल अब क्या है आपके पास, 1000 ऑफ लीटर्स में होता है, सिर्फ छोटा मोटा थोड़ा बहुत फ्यूल नहीं है। अब क्या होगा, जब ये टेक ऑफ करता है तो नीचे गैसेस आती है, फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, ये फ्यूल बर्न होता है, नीचे एक फोर्स लगता है और फिर पलट के एक रॉकेट पे फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ कर पाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आता है। अब ये बताओ मुझे, रॉकेट का मास जो है, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, फोर्स तो इस पे लग रहा है, तो रॉकेट का मास यहाँ पर बट कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फ्यूल बर्निंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, फ्यूल बर्न होता होता जा रहा है, मास यहाँ पर जो है कांस्टेंट नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें अब आपको दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए पर सेकेंड पर यूनिट टाइम जो है 5 kg जो मास है वो डिक्रीज हो रहा है। सो dm बाई dt की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर देंगे -5। सपोज आपके पास इंक्रीज हो रहा होता तो +5 आ जाता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वो बताते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना तो उसका मास बढ़ जाता है। ठीक है, और एक रिलेशनशिप देते हैं m इक्वल्स टू m0 बाय में √1 माइनस v स्क्वायर बाय में c स्क्वायर। जो भी मोशन में है उसका मास ये आता है, m0 है रेस्ट मास। अब देखिए हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, जो v की वैल्यू है ना वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, नेग्लेजिबल। सो m इक्वल्स टू m0 हो गया। हमें डेली लाइफ एग्जांपल्स में देखने को मिलता ही नहीं है कि मास बढ़ रहा है, बट थोड़ा बहुत नेग्लेजिबल अमाउंट में हो लेकिन बढ़ रहा होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है, मान लो कि v की वैल्यू c/2 हो गई, तो आपके पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m0 बाय में √1 माइनस में c स्क्वायर बाय 4 इंटू c स्क्वायर। c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा √4/3 ऑफ m0। दिस इज ग्रेटर देन 1, यानी m आपके पास m0 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मोशन के साथ मास बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, आपको डिफरेंशियल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है वो आपको पुट करना पड़ेगा, फिर आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है वेरिएबल मास जब चेंज हो रहा है तो फोर्स जो है इज नॉट इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, वो आपको निकालना पड़ेगा। F इक्वल्स टू m इंटू में dv बाई dt प्लस में v इंटू में dm बाई dt से। जब रॉकेट वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे आओ, एक क्वेश्चन करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से बढ़िया न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे आपके अगर आपके पास पीवाईक्यू अगर है और जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस मैंने और जो होमवर्क में दिया वहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। सेकंड लॉ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, और आपको पता है कि बॉडी का मोशन किधर होएगा, जिधर फोर्स ज्यादा है। अब आपको दे दिया कि F2 ग्रेटर देन F1 है, तो इस बॉडी का अगर मैं एफबीटी बनाऊं तो एक फोर्स F2 जो इसको आगे लेके जाना चाह रहा है, एक फोर्स F1 जो पीछे लेके जाना चाह रहा है, एंड F2 इज ग्रेटर देन F1। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो यूनिक होगा। फोर्सेस हो सकता है मल्टीपल इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन उसका एक्सेलरेशन एक ही होता है और वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो नेट फोर्स किधर आएगा आपके पास, F2 माइनस F1 इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो होगी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है। तो F2 माइनस F1 इक्वल्स टू मास इनटू में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इनटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का, F2 माइनस F1 बाय में m, ये होगा। अब इसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 kg का ब्लॉक है, उस पर 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री पे, और एक 37 डिग्री पे आपने एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन। ठीक है, अब इसका मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। ये मान लो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, वैसे नेट फोर्स की तरफ आपके पास
डायरेक्शन होता है। अब जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको सारे फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो देखो एक फोर्स लग रहा है ये 20 न्यूटन, कितने पे लग रहा है 37 डिग्री पे। एक फोर्स लग रहा है ये, जो इसको मैं थोड़ा आगे भी ऐसे एक्सटेंड कर सकती हूँ। अगर ये आपके पास 53 डिग्री है तो ये भी आपके पास क्या होगा 53 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास है 10 न्यूटन। जैसे इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे, इसको एक्स वाई में ब्रेक करेंगे ना तभी समझ में आएगा कि कितना फोर्स किधर है। तो ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे दिखा दिया मैंने। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, एंगल आपको समझ में आ गया। तो एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से नीचे 10 न्यूटन का, एक इस पे लग रहा होगा आपके पास क्या 5G वेट, और एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू 5G हो जाएगा। अगर मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन आपको पूछा गया होता, ये बोला गया कि जो ब्लॉक है वो आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखना पड़ेगा ये ब्लॉक, ये जो फोर्सेस है इनके कंपोनेंट्स कर लीजिए। इधर आएगा 20 cos 37 और एक आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में ही 20 sin 37 डिग्री। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा प्लस में 10 cos 53 डिग्री और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा 10 sin 53 डिग्री। सो अगर सिंप्लीफाइड तरीके से हम देखें तो इधर दो फोर्सेस हैं 20 cos 37 प्लस में 10 cos 53 डिग्री। एक लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, एक लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 20 sin 37, एक लग रहा है नीचे 5G और एक लग रहा है आपके पास 10 sin 53 डिग्री। अब देखो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो n इक्वल्स टू 5G कहना गलत हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ दो ही फोर्स होते हैं n और 5G तो ठीक है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो n इक्वल्स टू 5G, हमेशा n इक्वल्स टू 5G हो कोई जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, n प्लस में 20 sin 37 इज इक्वल टू 5G प्लस 10 sin 53 डिग्री। यहां से आप नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। अब ये आगे चल रहा है ब्लॉक, तो आगे ले जाने वाले फोर्सेस तो यही है, नेट फोर्स यही लग रहे हैं दोनों। ठीक है, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी 20 cos 37 प्लस 10 cos 53 डिग्री दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू में एक्सेलरेशन। यहां से आपके पास एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, आई थिंक 22/5 आएगी। सॉल्व करके देखिएगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एडेड हैं आप लोगों के लिए और होमवर्क भी एडेड है। लेट्स कंप्लीटली रैप अप दिस सेशन। तो मुझे बताओ कि आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, फटाफट बताओ क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले मैम टाइप ऑफ फोर्स। यस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, न्यूक्लियर, चार टाइप्स डिस्कस करे। कांटेक्ट में हम लोगों ने कौन कौन से लिए, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। नॉन कांटेक्ट में क्या क्या है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक, इसके बाद क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, लॉ ऑफ न्यूटन न्यूटन। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन। जहां कांटेक्ट है बॉडीज का उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है। ठीक है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी की प्रॉपर्टीज थी उसकी, कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो आप गो थ्रू हो सकते हैं रिवाइज जब करेंगे। फिर हमने क्या डिस्कस किया, टेंशन। टेंशन फोर्स, फिर हमने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ। यस मैम, फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम। फिर हमने क्या डिस्कस किया, सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ में भी हम लोगों ने डिफरेंशियल फॉर्म भी डिस्कस करी है और एक दो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ और सेकेंड लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स, थर्ड लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स और इस तरीके के टॉपिक्स जो रहेंगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब आपका एक सेशन है ना 7 बजे, सभी बच्चे ज्वाइन करिएगा और मुझे बताइएगा फिर क्या उन्होंने आपको बताया, क्या गाइड किया। ओके,
किसी को कोई भी डाउट है बताओ। मैम मेरे को है।